देखो भाई, बात हम करेंगे आई फेस की। किसकी? आई फेस। अभी हम करते साइड में। अच्छा, उससे पहले एक सवाल मेरा सवाल कि एक सेल है, एक सेल दो में डिवाइड होता है ना, वो तो बहुत बात की बात है। पहले ये पढ़ लेते हैं कि सर सेल डिवाइड करता क्यों है, क्या दिक्कत है सेल को उतने में रहने में, है कि नहीं भाई? सेल डिवाइड करता क्यों है, मुझे इसका लॉजिक चाहिए। है किसी पे लॉजिक? जनरेशन आगे बढ़ानी। काफी इमोशनल जवाब दे गया ये तो। जनरेशन सही बात है। और कोई? पॉपुलेशन बढ़ानी, मतलब पॉपुलेशन पढ़ानी है। बढ़ानी है। नहीं बढ़ानी, ठीक है, सही बात है। और कोई? पॉपुलेशन बढ़ानी, मतलब पॉपुलेशन पढ़ानी है। बढ़ानी है। नहीं बढ़ानी, ठीक है। तो मुस्कान एग्री? तेरी जटाएं सामने आ रही हैं। हाँ चलो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इस क्लास में सबसे जो होनहार स्टूडेंट है उसका एग्जाम्पल लूंगा। एंड यू ऑल नो नाम किसका आने वाला है? ना उससे भी ऊपर कोई है? वो पता नाम, ध्यान से, नाम में एडिट है। यू आर एडिटेबल। तो एग्जाम्पल लेते थे किसका? एडिट का। अब मान के चलो कि एडिट को एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का है। नया बिजनेस बहुत अनोखा है। बिजनेस पता है क्या है? ना लोल गप्पा बेचेगा भाई, नहीं पड़ेगा तो लोल गप्पे बेचेगा, ऑब्वियस सी बात है। और पता है भाई, लड़कियों के बीच में अगर सेलिब्रिटी रहना, या तो आपकी मुंह भी आ जाए या आप गोलगप्पे वाले हो, दोनों में ही आप मार्केट में रहते हो कि मार्केट पूछती है आपको, हाँ कि ना? और लड़कियां दीवानी तो, अरे स्टड बन जाएगा, बॉडी शॉडी बनाएगा, कैसे बोलेंगे भैया? तो अब भैया लोल गप्पा बेचेगा। मान लो इसने लोल गप्पे का बिजनेस स्टार्ट करा कि चलो यार चालू करते हैं। करता करते भाई क्या हुआ भाई साहब, इसके लोल गप्पे के अब लोग फैन हो रहे। जैसे एक था ना वो बाबा का ढाबा, एडिट के लोल गप्पे, ऐसे इसने बड़ा टैग लगा दिया। अब सवाल जब फेमस हो गए तो भाई काम भी बढ़ेगा, पैसा भी आ रहा है, नोट पैसा आ रहा है। मर्सिडीज में आता है लड़का, देख रहे हो, लोल गप्पे बेच के मर्सिडीज में आ रहा है। तो अब पहले इसके एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन अब इसने पूरा का पूरा जो है ना एक बिल्डिंग खरीद ली भाई, काम चल रहा है, ऐसी क्या बात है। अब करते करते भाई इसका बिजनेस बढ़ाने लग गया। अब करते करते इसका बिजनेस दिल्ली के बाहर गया, है ना, दिल्ली के बाहर कहाँ, बैंगलोर में गया, हैदराबाद, चेन्नई, हर जगह बिजनेस फैल रहा है। करते करते भाई अब अंबानी हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब काफी बिजनेस बढ़ रहा है। करते करते इसका हुआ, अब इसकी डिमांड आ रही है बाहर के देशों से, अमेरिका से, जी यहाँ भी कोई चाहिए ऐसा फैन जो लोल गप्पे बेचता हो। अब बात रही, मुझे सोचेगा एडिट सोचेगा मैं तो एक ही हूँ, मैं कहाँ जाके बिजनेस कर लूंगा। तो इसने एक चीज सोची, काम करते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करते। इसने एक ब्रांच डाल दी, कहाँ? यूएसए में। अब यूएसए में इसने एक ब्रांच डाली जहां पर वही लोल गप्पे बेचा है। अब सवाल ये, जब ये बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है तो क्या ये अकेले संभाल लेगा उसे? जब बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान इतना कैपेबल नहीं होता कि संभाल पाए। तब इसने कहा कि चलो किसी को रखते हैं। बता, किसी का नाम बता, कोई साथी जिसपे तो इतना भरोसा करता हो। आयुषी का नाम लिख दे, बेचारी बोलेगी। तो मान लेते कि इसने बुलाया, चल अपनी सिस्टर के, चल आयुषी ठीक है, अब कोई भरोसे वाला इंसान चाहिए भाई, ऑब्वियस ही बात है, काम में तो जब इतना पैसा आ रहा है तो कोई ऐसे अपने घर का बंदा रहेगा तो थोड़ा सा भरोसा रहेगा। तो उसको बोला एक काम कर, तू संभाल यूएसए की ब्रांच, मैं संभालता हूँ इंडिया की ब्रांच। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर जो है हमें दो ऑनर्स की नीड क्यों पड़ रही है? रीजन, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड कर गया। अगर बिजनेस छोटा होता तो हमें दो ओनर्स की नीड नहीं पड़ती, हाँ कि ना? मैं वही तो चीज बता रहा हूं कि इस चीज को ना आप ऐसे देखो कि जैसे मैंने भी कहा, जब बिजनेस छोटा था तो एक बंदा सफिशिएंट था संभालने के लिए, लेकिन जब बिजनेस एक्सपेंड हुआ तब उस केस में एक बंदा सफिशिएंट नहीं है। अब दो बंदों की नीड है, वो उसको बिजनेस को संभालेंगे। क्योंकि अब मान लो बिजनेस और बढ़ता है, फिर दो और चार की नीड पड़ेगी। जितना बिजनेस एक्सपेंड करेगा उतने ज़्यादा हमें लोग चाहिए काम करने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि सेल के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या मिलता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, हाँ कि ना? और सेल में क्या मिलता है? साइटोप्लाज्म, यस और नो?
आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का एक रेशो मेंटेन होता है, इनकी एक वैल्यू को मेंटेन रखा जाता है। अगर मान लो ये रेशो बढ़ जाए, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो। अगर मान लो ये रेशो बढ़ जाए, क्यों बढ़ जाए? अरे भाई सेल खाना नहीं खाएगा क्या? सेल ग्लूकोज नहीं लेगा, एयर नहीं लेगा। जब सेल ऐसी चीजें अंदर लेगा तो सेल का साइज तो बड़ा होगा ना। अब सोच के देखना, सेल इतनी चीजें सेल में कंज्यूम कर रहा है तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों का कंटेंट चेंज होगा, कंटेंट दोनों का बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली, हाँ भाई, जब सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशो जो है चेंज होगा मतलब क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म रेशो विल इंक्रीज। और जब ये रेशो बढ़ेगा तो आप ये समझ लो कि सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, माने बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन संभालने वाला कौन है? वो अकेला न्यूक्लियस। वो बोलता भाई मेरे बस की नहीं इतना बड़ा बिजनेस संभालना। तो न्यूक्लियस क्या बोलता है? एक काम कर रहा हूं मैं, 2 में टूट जाऊंगा। जब 2 में टूट जाएंगे तो 2 न्यूक्लियस इस काम को संभालने के लायक होंगे, या सुनो। जब सेल था, सेल के पास छोटा सा साइटोप्लाज्म था, छोटा सा न्यूक्लियोप्लाज्म था, तो सेल का न्यूक्लियस सफिशिएंट था सेल को संभालने के लिए। अब सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ता जा रहा है, अब वो न्यूक्लियस सफिशिएंट नहीं है किसके लिए? उस सेल के लिए, यस और नो। अब उस सेल को नीड है 2 न्यूक्लियस की जो सेल को संभाले। और जैसे ही वहां पे 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, सेल तुरंत 2 पार्ट में स्प्लिट भी कर जाता है, हाँ या ना। तो सेल को डिवाइड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ते के साथ सेल में जो है जो उसकी बैलेंसिंग होती है वो बिगड़ जाती है। और सेल को बैलेंसिंग मेंटेन करने के लिए डिवाइड करना ही पड़े कि भैया अब अपने बिजनेस को 2 पार्ट में तोड़ना ही पड़ेगा। अगर एक बंदा दोनों को संभालने बैठ गया तो दोनों चौपट हो जाएंगे, हाँ या ना। तो ये सारा खेलना इनका रेशो होता है, ये रेशियो को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब सुनो, अब जैसे कि मैंने कहा चलो ठीक है सेल डिवाइड कर रहा है क्योंकि ये रेशियो जो है इंक्रीज होता है। अब सवाल ये है कि सर जैसे कि हमने कहा सेल में 2 फेज होते हैं, आई फेज और एम फेज होते हैं, है ना। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको बस एक ही चीज़ लिख लेना। अभी जरा मेन समझा दूँ मैं आई फेज के बारे में। अब सेल की लाइफ में 2 फेज हैं। अगर आपने ये आई और एम पढ़ लिए, सेल खत्म। आई और एम पढ़ लिए, सेल वहीं खत्म है। तो मैंने पढ़ना पहले आई फेज। तो आई फेज को आमतौर पे रेस्टिंग फेज के नाम से बुलाया जाता है। इसको रेस्टिंग फेज से बुलाने का जो तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सेल इसमें डिवाइड नहीं कर रहा, तो हम क्या मानते हैं कि सेल रेस्ट पर है, हाँ कि ना। जैसे आप मान लो कि आप सोफे पे से पड़े हुए हो, नॉट बैठे हुए, पड़े हुए हो, और जब पड़े हुए हो तो आपके घर के मुताबिक आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस जस्ट चिल मार रहे हो। लेकिन आपके माइंड में यही चल रहा है कि यार कल टेस्ट है यार, कैसे रिवाइज करना है, कैसे, मैंने काम अभी भी कर रहे हो आप, लेकिन घर वालों के हिसाब से आप कुछ नहीं कर रहे, आप निठल्ले हो, आवारा हो, विभूति मिश्रा हो, यही चल रहा है। तो यहाँ पर आई फेज माने रेस्टिंग फेज। जैसे हम लोग रेस्ट कैसे करते हैं, सर्दियाँ आने वाली है और सर्दी आएंगे, हम लोग बैठेंगे चेयर पे आराम से, ये पढ़ने बैठेंगे और पढ़ने बैठेंगे, थोड़ी सी नीचे से हल्की सी ठंडी हवा पैरों पे लगेगी, क्या सोचेंगे अरे यार ठंड लग रही है, काम करते सॉक्स पहन लेते फिर पढ़ते हैं बैठ के, है ना, टेबल पे सॉक्स पहनेंगे, ओके सॉक्स पहनेंगे, यार कमर दुख रही है आज मेरे, काम करते हैं पीछे लगाते तकिया, थोड़ा सा आराम आएगा फिर पढ़ेंगे, तकिया लगाया फिर पढ़ेंगे, चलो जी। और तकिया लगाने के बाद फिर आता है यार इस पे कंफर्टेबल नहीं हो रहे, बेड पे जाते हैं, बेड पे पढ़ेंगे, बेड पे पढ़ेंगे, पहले सीधा पढ़ेंगे, अरे यार बेड पे आए थोड़ा सा अब लेट के पढ़ लेते हैं, लेट के अब पढ़ते हैं, और जैसी भाड़ में जाए बाद में पढ़ लेंगे, और यही चलता भी है। ये स्टेजेस होती हैं आराम करने की ना अलग अलग। अब इतनी नहीं, जब आप सोने जाते रात को तो भी सेम है, रात को जब सोने जाते तब भी सेम सीन है। अब रात को आप सोने गए तो आप पता आपको सोने के 3 स्टेज होती हैं। जिंदगी में जो दर्द आपका आपके पुनर्जन्म में भी दब चुका होता है वो रात को पहले जब सोते तो पहले फेज में निकल आता है। कब? जब आंखें तो बंद होती नहीं है, आंखें खुली होती हैं, लाइट बंद कर दी है, अब नींद एकदम से तो आएगी नहीं, तब उस समय आप जिंदगी के सारे दर्द निकालते, दिखा कहाँ ऐसे दर्द बाबा, दिखा निकाल बे निकाल, सारे बिछड़े यार दोस्त सब की कमियां आपको दिखती हैं, ये सब ऐसे ही है, ऐसी है। पहला फेज यही है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सोचते हो क्योंकि नींद तो आ नहीं रही ना, सारे काम आप कर चुके हो, अब आप लेटे हुए, लाइट ऑफ कर दिया, अभी एकदम से नींद भी नहीं आएगी, तो कुछ तो दिमाग सोचेगा, तो दिमाग उस समय कुछ समय के लिए थोड़ा अरिजीत सिंह बन जाता है। पहला फेज। सेकंड फेज थोड़ी थोड़ी नींद आनी शुरू हो जाती है लेकिन होश है कि हाँ जगा हुआ हूँ, इस वाली ये वाली फेज। और तीसरी जब खर्राटे चालू हो जाते हैं,
तो हमारे आराम करने के भी फेजेस होती हैं। जैसे हम पढ़ रहे थे, पहले फेज के लगा ली पिलो, सेकंड पे गए ऐसे बैठे बेड पे, देन थर्ड में लेट ही गए। अब जैसे हम सो रहे हैं तो हम 3 फेज, पहले फेज में हम एक्टिव हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, यार कल का टेस्ट है, क्या करे, ये करना है वो करना है, हजार दिक्कतें आपकी लाइफ में निकल के सामने आ जाती है। उस समय तो लगता है कि आपकी लाइफ ना कष्टों से भरी पड़ी है। वो जो पहला फेज जो सोने का होता है। सेकंड जब नींद आनी शुरू होती है, दैट इज सेकंड, और जब सोते हो तो थर्ड फेज। जैसे हर किसी के आराम करने की स्टेज होती है, आराम कभी एक सिंगल स्टेज में हो ही नहीं सकती ना। ऐसे आई फेज भी क्या है, 3 फेज में होती है। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G स्टैंड फॉर गैप 1 एंड G2 माने गैप 2, S माने सिंथेसिस। तो अभी जरा मैं आपको पहले बता दूं सिंथेसिस की कहानी क्या है, इसको सिंथेसिस फेज क्यों बुलाया जाता है। भाई सुनो, जब भी सेल आई फेज में आएगा, अब ऐसा तो है नहीं कोई सीधा तीसरे फेज में एंटर कर जाएगा सोते टाइम। पहला फेज तो आया, चाहे सेकंड भर के लिए आए, लेकिन आएगा जरूर। और सेकंड फेज भी आता है, थर्ड भी आता है। कभी कभी फर्स्ट सेकंड शॉर्ट होते हैं, थर्ड ज़्यादा बड़ा तभी जाते हैं। हमने सुबह से लेकर शाम तक मान लो काम करा हुआ है, बेड पे पढ़ते सो गए, वहाँ पर भी ये दोनों फेज आते हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए आते हैं, जो पता लगता नहीं। रात का थोड़ा सा फेज बड़ा होता है। तो लेकिन ये फेज का क्रम तो ऐसा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि सो रहे थे एकदम से जागा गए, अरे यार ये एकदम से मिड वाले, नहीं, स्टेज क्लियर है, 1 2 3 ऑर्डर ये चलेगा। जब भी सेल को रेस्ट करना होता है तो वो इसी ऑर्डर का यूज करता है। पहले G1 फेज में एंटर करता है, देन G1 से S, देन S से G2। ये ऑर्डर याद रखना, एग्जाम में पूछे कि जी जब ये आई फेज में जाता है तो पहले G2 में जाता है क्या, नहीं, पहले G1 में जाता है, फिर S फेज में, फिर G2 में। इसका मतलब 1 2 3। ओके, सो यहाँ पे G1 फेज, S फेज और दिस इज G2 फेज। ओके, अब सुने फेज में होता क्या। पहले फेज के अंदर बात करूं, G1 फेज के अंदर, सो G1 फेज के अंदर ऐसे प्रोटीन्स और एंजाइम्स बनाए जाते हैं जो डीएनए की रेप्लिकेशन में चाहिए होते हैं। पता है क्यों, अभी बताएंगे। इसमें क्या बनेंगे, सर्टेन एंजाइम्स एंड प्रोटीन जो कहाँ चाहिए, एस फेज में। आपको पता है कि तेरी हाइट कितनी है, 4 किलो? नहीं 4 किलो, 5'2" kg, नहीं सेंटीमीटर, मीटर, नहीं 5 feet 2 inches। फीट में। और वेट तेरा कितना है, 4 मीटर, 25, 45, 45 किलो की है, लेके भाग जाएगा कोई। सो मैं ये कह रहा हूं, हर चीज की यूनिट होती है, वेट की, हाइट की, एरिया की, वॉल्यूम की, हर चीज की यूनिट है। ऐसे डीएनए की भी यूनिट है कि सेल में डीएनए कितना होता है, डीएनए के कंटेंट की भी यूनिट है। और डीएनए कंटेंट की यूनिट क्या होती है, सी इज द यूनिट ऑफ डीएनए कंटेंट। अब एक सेल के अंदर औसतन हम क्या बोलते हैं, 2C अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। हाउ मच, एक सेल के पास ऑन एन एवरेज 2C अमाउंट ऑफ डीएनए पाया जाता है। और क्रोमोसोम यहाँ पे कितने होंगे, 46, हाँ कि ना। अब एक मस्त चीज पढ़ने वाले हैं, सर क्रोमोसोम तो बनता है डीएनए से, पता है भाई मेरे को। असली खेल देखो, इस फेज के अंदर पता है क्या होता है, इस फेज के अंदर डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए बनता है इस फेज में, क्योंकि इस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, एस फेज। एग्जाम में आएगा भाई बता इसको एस फेज क्यों बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है। लो जी, अब आएगा असली मजा जी। डीएनए ना 2C से 4C हो गया, अरे सर वो तो होना ही था, डीएनए डबल नहीं हुआ क्या, लेकिन क्रोमोसोम 46 से। सर ये क्या बात हुई, अरे डीएनए से बनता है क्रोमोसोम, अगर डीएनए डबल हुआ तो क्रोमोसोम डबल क्यों नहीं हुआ भाई, हाँ कि ना। भाई डीएनए बनाता है क्रोमोसोम, हाँ कि ना। अगर डीएनए क्रोमोसोम बना रहा है तो अगर 2C अमाउंट ऑफ डीएनए पे 46 क्रोमोसोम, तो जब ये डीएनए डबल होगा तो क्रोमोसोम और ऐड होने चाहिए ना, 46 नहीं हो रहे ऐड। लॉजिक दो, क्यों डीएनए डबल होने के बावजूद क्रोमोसोम डबल नहीं होते। क्या कर रहा, प्रैंक हुआ। समझते हैं, पहले हम समझते हैं इस चीज को कि बंद ना हो जाए। हाँ भाई,
देखो ऐसा होता है, क्रोमोसोम ना दो टाइप के होते हैं क्रोमोसोम, एक होते हैं मेटाफेजिक क्रोमोसोम, एक होते हैं एनाफेजिक क्रोमोसोम, ठीक है। सो ये हो गया, इसको बोलते हैं मेटाफेजिक क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं एनाफेजिक क्रोमोसोम। अरे सर क्या पागल बना रहे हो, ये तो क्रोमैटिड है ना सर, ये तो क्रोमैटिड है। भाई देख, किसी के पास अगर मर्सिडीज ना हो ना, तो उसके पास अगर ऑल्टो भी है, वो उसी को मान लेगा मर्सिडीज, है कि नहीं भाई। अगर किसी के पास नहीं है मर्सिडीज, तो उसके लिए ऑल्टो ही उसकी फॉर्च्यूनर है होगी, वही उसके लिए स्कॉर्पियो, वही उसके लिए मर्सिडीज, वही उसके लिए जो भी बेंटेले, जो भी महंगी गाड़ी सारी उसके लिए वही होंगी। यस और नो भाई, बंदा तो वही मान लेगा ना जो उसके पास लेके है, ये थोड़ी कि मर्सिडीज हो तो मर्सिडीज है, नहीं ऐसा सोच वाली बात होती है अपनी अपनी। तो अगर मान लो किसी के पास, लेट सपोज किसी के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है और उसके पास ऑल्टो 800 आ जाए, तो उसके लिए वो ऑल्टो रहेगी, क्योंकि उसको ऑलरेडी बड़ी गाड़ी है। लेकिन जिसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, उसके लिए जो छोटी गाड़ी है वो उसके लिए फॉर्च्यूनर ही है भाई। अब वो उसी को मान के चलेगा, फॉर्च्यूनर लिख देगा, बाट पीछे टांग देगा 4 छल्ले, आगे टांग देगा स्टार, और सामने लगा देगा रोल्स रॉयस का पूरा लगा देगा, जो भी होता है स्टैचू सब, वो गाड़ी सब उसी की वही है। लेकिन अगर किसी पर्सन के पास उससे अच्छी गाड़ी है, तब उस केस में वो चीज़ नहीं मानी जा सकती, हाँ है ना। मैं कहना ही चाहता हूँ, अगर एक सेल के पास सिर्फ ऐसे वाले क्रोमोसोम है, कौन से, ऐसे मेटाफिजिक वाले क्रोमोसोम है, मान लो एक सेल ये हो गया, इसके पास सारे क्रोमोसोम कैसे हैं, मेटाफिजिक, यस और नो। अब अगर इसके पास ये आ जाएगा तो ये क्रोमैटिड कहा जाएगा, क्या नुबड़ा सा एक सिंगल आ गया। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि अगर किसी के पास हो ही सिर्फ ये वाले, तो भैया यही इसके लिए क्या है, क्रोमोसोम है। इसको मैं आधा क्रोमोसोम कह सकता हूँ ना, लेकिन है तो क्रोमोसोम ही, हाँ या ना भाई, है तो क्रोमोसोम ही, आधा क्रोमोसोम से ही है क्रोमोसोम, या सुन नो। लेकिन अगर इसके पास एक भी पूरा आ गया, अब उस केस में उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अब ये क्या हो गए, क्रोमैटिड। आपको पता है कि इस फेज में क्या हुआ है, ये वाला क्रोमोसोम था, एनाफेजिक क्रोमोसोम था, और एनाफेजिक क्रोमोसोम पे ये था डीएनए का मॉलिक्यूल, ये जो मैंने दिखाया थ्रेड, ये था डीएनए का मॉलिक्यूल, ऊपर सी और नीचे सी, हो गए 2C। जब इस फेज को पार करता है तो इसका डीएनए का मॉलिक्यूल हो गया, देखो 4। कैसे, पहले तो देख लो कि कैसे क्रोमोसोम में चेंज हुआ है। अब देखो, ये तो पहले का था ना, नया क्या बन गया, नया ये बन गया C, कितना हो गया 4C। अब देखो, क्रोमोसोम पहले भी एक था, अब भी एक है, लेकिन पता परिवर्तन क्या हुआ है, एनाफेजिक से मेटाफेजिक हो गया यहाँ पर। माने क्रोमोसोम में चेंज हुआ है, नंबर नहीं बदला है, लेकिन क्रोमोसोम पहले अधूरा था, अब पूरा हो गया, हाँ या ना। इतना श्योर भाई कभी एग्जाम में आ जाए कि भाई यहाँ पर क्यों जो है क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो कह देना जी यहाँ पर एनाफेजिक क्रोमोसोम का कन्वर्जन मेटाफेजिक क्रोमोसोम में हो रहा है, हाँ या ना। तो तभी तो आपका 2C से 4C डीएनए हो गया। ओके, हे वीवियंस, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देता रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ वीवीएन। ठीक, तो वीवीएंस बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।